जय हिंद साथियों, आज से मैं एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान का एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक प्रकार से मैराथन सेशन होने वाला है और पूरे एक सप्ताह तक 7 दिन तक ये सेशन चलेगा। 7 दिन के अंदर अंदर पूरे भारतीय संविधान का 395 आर्टिकल 395 अनुच्छेद में समाप्त कर दूंगा, लेकिन एक सप्ताह लगेगा। ये एक प्रकार से हमारा मैराथन सेशन होने वाला है और एक सप्ताह तक चलेगा। तो देखो यहाँ पे एक प्रकार से हमारा भारतीय संविधान का मैराथन सेशन होने वाला है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा एक जागरूक नागरिक अवश्य बने। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि एक संविधान पढ़ो और एक जागरूक नागरिक बनो, एक जागरूक नागरिक अवश्य बनो। तो आपको एक जागरूक नागरिक बनना है। कैसा नागरिक बनना है? एक जागरूक नागरिक बनना है। देखो आगे बढ़ो। तो हम लोग पढ़ेंगे सर्वप्रथम भारतीय संविधान। पहला चैप्टर में देखेंगे भारतीय संविधान एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे क्या कि भारतीय संविधान है क्या चीज। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान अनुच्छेद, अनुसूची एवं प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। पहले अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो 395 अनुच्छेद है, अनुच्छेद को पढ़ेंगे। उसके बाद अनुसूची पढ़ेंगे, उसके बाद प्रस्तावना पढ़ेंगे। उसी प्रकार हमारा आगे का जो भी चैप्टर है आगे चलते रहेगा। तो एक प्रकार से ये मैराथन सेशन होने वाला है। एक सप्ताह तक, 1 वीक, एक सप्ताह तक चलेगा। एक सप्ताह तक चलेगा। एक प्रकार से मैराथन सेशन होने वाला है जो पूरे एक सप्ताह तक चलने वाली है। देखो दोस्त, भारतीय संविधान को केवल इसलिए नहीं पढ़ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे पॉलिटी से, भारतीय संविधान से, अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। केवल इसलिए नहीं पढ़ना कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बल्कि भारतीय संविधान को इसलिए पढ़ना है ताकि हमें पता चले कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है। आपको अपना अधिकार मालूम नहीं होगा तो कैसे कोई चीजें कोई मांग करोगे? आपको अपना अधिकार तो मालूम होना चाहिए ना कि हमारा अधिकार क्या चीज है। अब रोड पे उतरते हो, सड़क पे उतरते हो, प्रोटेस्ट करते हो, आंदोलन करते हो कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये आपको कहाँ से प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिलता है? भारतीय संविधान से तो ही मिलता है। आपको पता रहेगा कि किस अनुच्छेद में, किस भाग में ये वर्णन है कि हम सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट कर सकते, आंदोलन कर सकते, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते। इतना शक्ति देता है अधिकार आपको। तो आपको अपना अधिकार होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं स्वतंत्र फ्रीडम होकर के मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको पढ़ने की आजादी है, तो किस अनुच्छेद में आपको पढ़ने की आजादी है, किस अनुच्छेद में आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ये तमाम प्रकार के जितने भी अधिकार है ये तो पता होना चाहिए ना कि किस अनुच्छेद में वर्णन है, किस भाग में वर्णन है। न केवल संविधान को इसलिए पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बल्कि संविधान को इसलिए भी पढ़ना है ताकि हमें ये पता चले कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। अधिकार तो पता समझ में आता है कि अधिकार हम लोगों ने जान लिया, ये इन सब चीजों का हमारे पास अधिकार है। संविधान हमें अधिकार देता है। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम अपना क्या कर्तव्य है, हमारी क्या ड्यूटी है, हमें क्या करना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जिस देश में रहते, अर्थात भारत देश में रहते, भारत की शासन प्रणाली क्या है, किस प्रकार की शासन प्रणाली है, आध्यात्मिक शासन प्रणाली है या संसदीय शासन प्रणाली है। इसके अलावा यहाँ की जो सरकार है किस तरीके से काम करती है। जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है उसमें जो संसद आती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जो सदस्य रहेंगे और राज्यसभा में सदस्य रहेंगे, इनका निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा? जब बात करते हैं विधायिका में, तो विधायिका में मंत्रिपरिषद हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। तो ये प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद कहाँ से आएंगे? क्या विधायिका के ही सदस्य होंगे या दोनों अलग अलग होंगे? विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होगी या दोनों को शक्तियों को पृथककरण किया गया, दोनों को शक्तियों का बंटवारा किया गया? ये सब चीजें क्या है, ये कहाँ मिलेंगे? संविधान में तो वर्णन है, संविधान के अनुच्छेद में ही तो वर्णन है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो भारत में जो कार्यपालिका है इसमें 2 हिस्सा है, एक प्रधानमंत्री है और एक राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के पास कैसे शक्ति होगी? औपचारिक होगी या अनौपचारिक शक्ति होगी? वास्तविक होगी या औपचारिक शक्ति होगी, अवास्तविक शक्ति होगी? उसी प्रकार देखेंगे प्रधानमंत्री के पास। तो इन दोनों के पास कैसे शक्ति होगी? तो आई बात समझ में। उसके बाद हम देखते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और एक जिला न्यायालय। तो इन तीनों में क्या अंतर है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो इन सब चीजों के जो बारे में जब देखते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि इसके लिए हमें संविधान पढ़ना होगा। देखो दोस्त, भारतीय संविधान को केवल इस पर्पस से मत पढ़ना, कभी भी भूल से इस पर्पस से मत पढ़ना कि हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुच्छेद से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को रट्टा मार लेना है ना, अनुच्छेद को रट जाना है और एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके चलाना है। जी नहीं, केवल इसलिए नहीं पढ़ना, बल्कि इसलिए पढ़ना है ताकि हमें अपना अधिकार पता चले, हमें अपना कर्तव्य पता चले। इसके अलावा भारत में जो शासन प्रणाली है, हमारे देश में जो शासन प्रणाली है, आखिर किस प्रकार की शासन प्रणाली है, सरकार कैसे काम करती है, ये तमाम प्रकार की चीजें हमें पता होना चाहिए। तभी तो आप कहलाओगे कि मैं भारत का एक अच्छा नागरिक हूँ, भारत का एक जागरूक नागरिक हूँ। तभी तो आप बोल पाओगे
तभी तो आप बोल पाओगे कि मैं एक भारत का नागरिक हूं, मैं भारत का एक पढ़ा लिखा नागरिक हूं, एक जागरूक नागरिक हूं। कैसे बोलोगे आप जब आपका भारत का संविधान ही नहीं पता? मैं ये नहीं कहता कि डूब के पढ़ाई करो, एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या, हमारा कर्तव्य क्या, हमारे भारत देश के शासन प्रणाली किस प्रकार से, सरकार कैसे काम करती है, तमाम प्रकार की चीजों का वर्णन है भारतीय संविधान। आप चिंता मत लो, तमाम प्रकार की चीजों को मैं आपको सिंपल भाषा में एक बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं ये गारंटी देता हूं, संविधान को आपको रट्टा नहीं मारने दूंगा, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारने दूंगा, आपको तोता नहीं बनाऊंगा। एक तोते की कहानी आप लोगों ने सुना ही होगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना मत, लेकिन अंत में वही होता है, शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है, और तोता उसमें फंस जाता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि तोता नहीं बनना, रट्टा नहीं मारना, समझना है ना, फील करना है। जो मैं संविधान पढ़ाऊंगा उसको फील करना है, रट्टा नहीं मानना, उसको फील करना है, अंदर आत्मा से, अपने अंदर से ये फील करना है कि जो संविधान में पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये फील करना है कि देखो यहाँ इंप्लीमेंट होता है, यहाँ लागू होता है, यहाँ इंप्लीमेंट होता है, यहाँ लागू होता है, आपको ये फील करना है। आई बात समझ में? तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान एक परिचय, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान अनुच्छेद से स्टार्ट करेंगे, अनुच्छेद, अनुसूची एवं लास्ट में प्रस्तावना देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्त, 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, रिलैक्स। 2024 को शिफ्ट के साथ डिलीट करो, परमानेंट डिलीट करो, जो चला गया उसे जाने दो, कोई बात नहीं, अरे चला गया जाने दो उसे, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, सुना ही होगा ना आपने गाना, अरे वो साल दूसरा था, ये साल याद रखना दोस्त। 2025 में एक सीट कंफर्म कर लेना, 2025 में एक सीट कंफर्म कर लेना, चाहे उसके लिए साम दाम दंड वेट जो भी अपनाना पड़े आप अपनाना, और 2025 में एक सीट कंफर्म कर लेना। आई बात समझ में? और आज के सेशन के माध्यम से मैं ये दावे के साथ कहता हूं, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। जो भी मैं भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा, इंडियन पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होंगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो जो भी पढ़ाऊंगा यही से आने वाला है, इसीलिए आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर के, ध्यान होकर के समझने की कोशिश कीजिए, और बी केयरफुल, बी कॉन्सेंट्रेट। आई बात समझ में? और मैं लास्ट में यही बोलूंगा, आप लोग तोता ना बने, है ना, रट्टा ना मारे, समझने की कोशिश करें। आप जिज्ञासु पर आते हो, मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं आपको रट्टा ना माराऊं, समझाऊं, समझाने की कोशिश करूं, और आप अंदर आत्मा से, है ना, अपने अंदर से ये समझने की कोशिश करना कि इसको फील करना, इसको समझने की कोशिश करना है, रट्टा नहीं मारना, तोता नहीं बनना। अगर आप तोता बनते हो, रट्टा मारते हो, तो एग्जाम में जाकर के आप भूल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके गुरुजी ने पढ़ाया कि 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है ना, आपके गुरुजी ने ये समझा दिया, पढ़ा दिया, आपके टीचर ने पढ़ा दिया 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है। आप लोगों ने बोला कि भाई मैंने एडिशन सीख लिया है, मैंने जोड़ पढ़ लिया है, अब एग्जाम में जाते हो, अब एग्जाम में पूछा कि 10 जोड़ 10 बराबर क्या होता है। अब बोलोगे मेरे मास्टर साहब ने तो 5 जोड़ 5 बराबर पढ़ाया था, 10 जोड़ 10 पढ़ाया ही नहीं। आई बात समझ में ना? मेरे टीचर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं, 10 जोड़ 10 बराबर क्या होता है। तो ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, है ना, समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ समझ लेते हो ना, तो क्वेश्चन अगर घुमाता भी है एग्जामिनर, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन अगर इसीलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ लेते हो, है ना, इसको समझ लेते हो और इसको रट्टा नहीं मारते हो, तो एग्जामिनर एग्जाम में कितने भी तरह से अगर क्वेश्चन घुमाता है, कितने भी तरह से क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करता है, अब आराम से सोल्व कर दोगे। लेकिन रट्टा मारोगे और एग्जाम में क्वेश्चन घुमा दिया तो आपको समझ नहीं आने वाला। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश किया ना मैं आपको। चलो अपना सेशन स्टार्ट करते। देखो, तो हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखो भाई, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो मौलिक नियमों या कानूनों का संग्रह या समूह समान रूप से व्यवस्थित हो, अर्थात लागू हो, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित नियम कानून है, उसे समान रूप से जब लागू करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। नोट करके यहाँ देखना, संविधान देश की सर्वोच्च कानून होता है। भारत में जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है। इसके अलावा जो भी कानून बनेंगे उसके अंतर्गत, उसके अंडर में बनेंगे। आई बात समझे? तो नोट, संविधान देश की सर्वोच्च कानून होता है तथा सभी कानून इसी पर आधारित होती है, इसीलिए इसे प्राथमिक कानून भी कहते हैं। इसको हाईलाइट करके लिख लेना, है ना, अंडरलाइन करके लिख लेना। संविधान को प्राथमिक कानून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो संविधान होता है देश के सर्वोच्च कानून होता है, सबसे बड़ा कानून होता है, सबसे बड़ा नियम कानून होता है। संविधान के प्रकार इसे 4 भागों में बांटा गया है विषय वस्तु के आधार पर। देखो, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। जो लिखित फॉर्मेट में होते हैं उसे लिखित संविधान कहते हैं, जो अलिखित होते हैं, जो मौखिक रूप से होते हैं, हालांकि लिखित होते हैं लेकिन उनके दस्तावेज अलग अलग भागों में बटे होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान, ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है।
अब दूसरा देखते हैं संशोधन। संशोधन के आधार पर दो अलग अलग भागों में बांटा गया, लचीला संविधान और कठोर संविधान। कहने का मतलब जिस संविधान को एक साधारण प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है उसे कहते हैं लचीला संविधान। लचीला भी समझो ना, जो लचीला है जिसे आराम से तोड़ा जा सकता है, और जो कठोर है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा जा सकता है लेकिन एक प्रोसेस के माध्यम से, एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से तोड़ा जा सकता है, अर्थात एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कठोर संविधान। तीसरा देखते हैं संघ के आधार पर एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान देखो, जब देश की संपूर्ण शक्तियां किसी एक ही व्यक्ति को दे दी जाती तो उसे हम बोलते हैं एकात्मक संविधान, अर्थात वहां केवल केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकारें नहीं होंगी। लेकिन जब बात करते हैं संघात्मक संविधान तो वहां राज्य सरकार भी होती है और केंद्र सरकार भी होती है। अब देखते हैं उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर निर्मित संविधान और विकसित संविधान। मतलब देखो, इसको भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया, इसको भी दो, मतलब विषय वस्तु के आधार पर लिखित और लिखित, संशोधन के आधार पर लचीला संविधान और कठोर संविधान, संघ के आधार पर एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान, उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर निर्मित संविधान और फिक्स संविधान। निर्मित संविधान जिसका निर्माण किया गया और एक फिक्स डेट होता है, एक फिक्स समय होता है कि फलाने डेट से स्टार्ट हुआ था, फलाने डेट को खत्म हुआ और फलाने डेट को लागू हुआ था। जैसे हम भारतीय संविधान को देखते हैं, भारतीय संविधान स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था और खत्म हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर रेडी हो गया था। लेकिन जब बात करते हैं लागू होने की तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस के दिन लागू हुआ था, रिपब्लिक डे इंग्लिश में बोला जाता है। तो यह हो गया निर्मित संविधान। और विकसित संविधान जिसका धीरे धीरे विकास हुआ, सतत विकास हुआ, जिस देश का संविधान निर्माण का फिक्स डेट नहीं होता है ना, अस्थायी तिथि नहीं होता, ना ही पता चलता है कि इसका निर्माता कौन है, ना ही तो निर्माता होता है। जैसे कि भारतीय संविधान का निर्माता अगर बोला जाए कि जनक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जनक माना जाता है। लेकिन जब देखते हैं विकसित संविधान में यहाँ कोई जनक नहीं होता, कोई फिक्स डेट नहीं होता, किस डेट को बनकर रेडी हुआ था, किस डेट को लागू हुआ था, ये सब चीजें नहीं पाई जाती, जिसको हम बोलते हैं विकसित संविधान। आई बात समझ में? चलो भाई आगे देखते हैं। अब देखो मैं कुछ तस्वीरें यहाँ लेकर के आया हूँ जो भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, जो संविधान निर्माण करने वाले लोग थे, उनके मैं यहाँ तस्वीरें में यहाँ लगाया हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखोगे, ये देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लोग देखो सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा, भारत के संविधान सभा जहां पर संविधान का निर्माण किया जा रहा है, एक प्रक्रिया जहां पर बैठक है ना, जहां पर बैठक हो रही है। देखो इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान निर्माताओं की तस्वीर। देखो 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि में भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन में शपथ लेते हुए जवाहरलाल नेहरू के अन्य सदस्य, है ना, ये जो शपथ ले रहे हैं उनकी तस्वीर है। इसके बाद देखो ये है 25 नवंबर 1949 ईस्वी को डॉक्टर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा सौंपते हुए। देखो संविधान का जो निर्माण किया गया था ना 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन अगर बोला जाए कि संविधान सभा को कब सौंपा गया था तो 25 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा को सौंपा गया था। ये अम्बेडकर साहब है, अम्बेडकर साहब 25 नवंबर को संविधान को सौंपे थे, है ना, दिया गया था। हालांकि रेडी तो हो गया था 25 नवंबर को, लेकिन सौंपा गया था, दिया गया था 25 नवंबर को, लेकिन इसे स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, संविधान को स्वीकार किया गया था तो 26 नवंबर को। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर को स्वीकार किया गया था। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ संविधान को संविधान सभा को कब सौंपा गया था, मतलब कब दिया गया था, तो दिया गया था 25 नवंबर को संविधान सभा को सौंपा गया था, लेकिन स्वीकार किया गया था 26 नवंबर, और 26 नवंबर को ही स्वीकार किया था। इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन याद रखना स्टार्टिंग से ही 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब बनकर रेडी हुआ था उस दिन से संविधान दिवस नहीं मनाया जाता है, 2015 ईस्वी से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। याद रखना वो डेट क्या था, 2015 ईस्वी, 2015 ईस्वी से संविधान दिवस बनाया जा रहा था। किसके यादगार में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के यादगार में संविधान दिवस बनाया जा रहा है 2015 ईस्वी से। 26 नवंबर 2015 ईस्वी से संविधान दिवस बनाया जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग से केवल 26 नवंबर को संविधान को तैयार किया गया था। माना जाता है कि इस दिन संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को स्वीकार कर लिया गया, संविधान को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस कब से बनाया जा रहा है, तो 2015 ईस्वी से, 2015 ईस्वी से संविधान दिवस बनाया जा रहा है। ये देखो 29 अगस्त 1946 को अम्बेडकर साहब का तथा मसौदा समिति के अन्य सदस्य, ये सारे तस्वीरें। ये देखो ये ओरिजिनल संविधान है, जो भारत का ओरिजिनल संविधान है। एक इंग्लिश का संविधान है और एक हिंदी का संविधान है। संविधान के असल दस्तावेजों को हीलियम से भरे बक्से में रखा गया है। एक प्रकार से समझ लीजिए, एक प्रकार से बक्सा है ना, ये वायु रोधक है, मतलब कि अंदर की वायु, अंदर की जो गैस है, हीलियम गैस है, वो बाहर नहीं निकल सकती और बाहर की जो गैस है अंदर नहीं जा सकती। तो ये प्रकार से सील पैक है ना, ये प्रकार का बक्सा है, बंद है, और इस बक्से के अंदर हीलियम गैस से भरा हुआ है। भारतीय संसद की जो लाइब्रेरी है रखा गया।
तो भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखा गया। इसे हिंदी व अंग्रेजी भाषा में 2 दस्तावेज है। इसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा में 2 दस्तावेज है। तो मैंने आपको बताया इसकी हिंदी दस्तावेज है और एक इंग्लिश दस्तावेज है। देखो ये ओरिजिनल भारतीय संविधान है, ये ओरिजिनल भारतीय संविधान है। हालांकि क्वालिटी का थोड़ा सा देख लेना आप लोग, क्वालिटी का हालांकि क्वालिटी थोड़ा सा कम है, आप लोग देख लेना, एडजस्ट कर लेना। ये भारतीय संविधान है, ये फ्रंट पेज है, ये फ्रंट पेज है, ये बैक पेज है, ये बैक पेज है और ये मिडिल का पार्ट है ना। ये बीच का हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये फ्रंट पेज है और ये बैक पेज है। आइए देखो, ये फ्रंट पेज का ये पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है। पहले पृष्ठ में देखो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत, है ना, सत्य की ही जीत होगी। अब देखो ये हमारे प्रेम बिहारी रायजादा जी है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी है। इन्होंने संविधान लिखा था। अब देखो संविधान लिखा था, एक संविधान बनाया गया था। तो संविधान जो बनाने का जो जिसे जनक श्रेय दिया जाता है वो अम्बेडकर साहब को दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के जनक है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन तो संविधान तो बनकर रेडी हो गया था, लेकिन जब संविधान बनकर रेडी हुआ था तो उनके जितने भी दस्तावेज थे सब दस्तावेज अलग अलग भागों में बटा था, है ना, जैसे तैसे थे। तो उस दस्तावेज को एक मतलब एक सीरियल वाइज, है ना, एक जगह लिखने के श्रेय किसे दिया जाता है, प्रेम बिहारी रायजादा जी को। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान को लिखा था और संविधान लिखने में 6 महीने का समय लगा था। याद रखना, एक संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हालांकि कितने लोग बोलते हैं 17 दिन, हालांकि 17 दिन नहीं था। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन और 18 घंटे, 18 घंटे। याद रखना एग्जैक्टली क्या था, 2 वर्ष 2 इयर्स 11 महीना 17 दिन और 18 घंटा। इसीलिए कोई कितने लोग मानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसको 18 दिन काउंट कर लेते हैं। तो कितने लोग बोलते हैं कि केवल 17 दिन होगा। तो 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन 18 घंटे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना आप जनरल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको 18 दिन कर लेना, ये हटा दो, है ना, इसको कर लेना 18 दिन। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय संविधान का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लेकिन ये हो गया निर्माण करने में, मतलब संविधान बनाने में। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ संविधान लिखने में कितना समय लगा था, तो संविधान लिखने में 6 महीना लगा था, 6 माह लगा था। और किनके द्वारा संविधान लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा लिखा गया था। और जब ये लिख रहे थे तो 254 पेन की जो नीब्स होती है ना, देखो ये जो नोक होती है ना पेन की नीब्स, 254 नीब्स घिस गए थे, 254 पेन की नीब्स घिस गए थे। ये पेन की नीब्स में बात कर रहा हूँ, पेन की नीब्स, है ना, नोक की मैं बात कर रहा हूँ। तो 254 की पेन की नीब्स घिस गई थी। और दूसरी बात ये है, जब ये संविधान लिख रहे थे तो मूल संविधान जब तैयार किया गया था तो 251 पन्नों का तैयार हुआ था, 251 पेजों में लिखा गया था। जो भारत के जो मूल संविधान है, जिस समय संविधान बनकर रेडी हुआ था, तो जो मूल संविधान होता है ना, तो आज तो संशोधन हो गया, संशोधन से मैं पहले की बात कर रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो संविधान बनकर रेडी हुआ था, तो उसी को बोला गया मूल संविधान। तो मूल संविधान में कुल कितने पन्ने थे, तो 251 पन्ने थे। 251 पन्ने में संविधान को लिखा गया था और लिखने में 254 पेन की निब्स घिस गई थी। और कितना समय लगा था, तो 6 महीने लग गया था। कितने महीने लगा था, 6 महीने लगा था। और किसके द्वारा लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा लिखा गया था। और कितना पूरे संपूर्ण संविधान को निर्माण करने में, कुल कितना खर्चा आया था, तो याद रखना 64 लाख रुपए। एग्जैक्टली नहीं है 64 लाख, एग्जैक्टली इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा 63,96,729 रुपए, 63,96,729 रुपए। ये एग्जैक्टली अमाउंट खर्च हुए थे संविधान को निर्माण करने में। लेकिन लगभग बोला जाता है 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे पूरे संविधान को बनाने में। लेकिन अब एक प्रश्न पूछता है कि जब लिख रहे थे, संविधान जब लिख रहे थे, तो क्या इन्होंने कुछ पैसा लिया था संविधान सभा से लिखने में, कुछ पैसा लिया था? जी नहीं, इन्होंने बोला था कि जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, इसके लिए मैं पैसा नहीं लूंगा। चाहे 1 दिन लगे संविधान लिखने में, या 6 महीने लगे या 6 साल लग जाए, मैं एक प्रकार से देश की सेवा कर रहा हूँ। ये मैं एक प्रकार से सेवा कर रहा हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ। इसके बदले में मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि हर एक पन्नों पर मेरा नाम होना चाहिए और आखिरी पन्ने पर मेरे गुरुजी का नाम, मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह, ऐसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी कह रहे हैं। इन्होंने बोला था कि संविधान तो मैं लिख दूंगा,
चाहे जितना भी समय लगे, इसके बदले मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन संविधान सभा से उन्होंने एक अनुरोध किया, एक रिक्वेस्ट किया कि हर एक पन्नों पर मेरा नाम होना चाहिए और आखिरी पन्ने पर मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए, मेरे गुरुजी का नाम होना चाहिए। तो अंत में संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया, है ना, इसे स्वीकार कर लिया गया। चलो भाई, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी श्रद्धा से, अपने मन से देश की सेवा कर रहे हैं, है ना, संविधान को लिख रहे हैं, अगर बदले में कोई पैसा नहीं ले रहे तो उनके नाम, उनके हस्ताक्षर हर एक पन्ने पर होगा तो क्या ही दिक्कत है। तो इसीलिए संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। इसीलिए हर एक पन्नों पर संविधान, जो मूल संविधान है, तो हर एक पन्नों पर इनका हस्ताक्षर देखने को मिलेगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, हर एक पन्नों पर। और अंतिम पन्नों पर इनके दादाजी का और इनके गुरुजी का नाम था। तो देखो, ये संविधान का पहला पन्ना है, ये संविधान है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट कर दिया, प्रेम। क्या लिखा हुआ? प्रेम। तो हर एक पन्ने पर इनका नाम लिखा हुआ प्रेम। हालांकि इनका पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इनके आखिरी पन्ने पर, संविधान के आखिरी पन्ने पर इनके गुरुजी का और दादाजी का इनका नाम है। और देखो, ये मैंने यहाँ पर तस्वीर यहाँ पर साझा मैंने किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। ये पेन की निब्स है, कुछ इस प्रकार के पेन की निब्स थी। ये जो पेन की निब्स है ना, ये 254 पेन की निब्स घिस गई थी जब ये संविधान लिख रहे थे। 6 महीने लगातार इन्होंने लिखा था। चलो देखो, जब अंततः जब संविधान बनकर रेडी हो गया था, तो ये देखो, ये लोग जब संविधान तब सब लोग देखो किस प्रकार से संविधान को देख रहे हैं कि हमारा संविधान आखिर बनकर कैसे रेडी हुआ। ये हो गए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और ये हो गए हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, जिन्होंने संविधान लिखा था, है ना, इन्होंने संविधान लिखा था। ये हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी, इसके पहले अस्थायी थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो सर्वप्रथम अस्थायी रूप से चुने गए थे किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। लेकिन उसके बाद अस्थायी रूप से चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके पूर्व अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। देखो, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आप लोग घबराओ मत, पहला अनुच्छेद मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा, लेकिन जो संविधान से संबंधित जो जानकारियां हो सकती है मैं वो भी बताते चल रहा हूँ। संविधान का पहला अनुच्छेद मैं पढ़ाऊंगा और पूरा बारीकी से समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप घबराओ मत, स्टार्ट में करूंगा। लेकिन जो संविधान से संबंधित जो चीजें हो सकती है, जो आप लोग को जानना जरूरी है, आखिर संविधान क्या है, कैसे बना, कितने खर्च हुए, कौन बनाया, किसने बनाया, कितना समय लगा, ये चीजें तो आपको पता होना चाहिए ना। तो देखो, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखो, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखो, पहला हम देखेंगे, फैक्ट देखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को हाथ से संबंधित। तो देखो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को हाथ से संविधान लिखने में 6 महीने का समय लगा था, मैंने आपको बताया था ना। और कुल 254 निब्स घिस गई थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने के लिए कोई फीस नहीं ली, मैंने आपको बताया, ये एक प्रकार से सेवा की है, उन्होंने कोई फीस नहीं लिया। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर भारत सरकार से अपने गुरु जी का नाम और दादा राम प्रसाद सक्सेना, इनका दादा का नाम था राम प्रसाद सक्सेना, तो इनका नाम लिखने का शर्त रखी और अंततः स्वीकार भी किया गया था। और दूसरा नंबर देखो, ठाकुर जसवंत सिन्हा ने अपने टाइपराइटर से संविधान के कई नोट्स और प्रारूप बनाए थे। देखो, ठाकुर जसवंत सिंह जो थे, इनके पास एक अपना टाइपराइटर हुआ करता था, अपना पर्सनल टाइपराइटर हुआ करता था। उसी टाइपराइटर से बहुत सारे पार्ट को, बहुत सारे हिस्से को उन्होंने टाइप किया था। तो उनका नाम याद रखना, ठाकुर जसवंत सिंह। इन्होंने अपने टाइपराइटर से संविधान के कई नोट्स और प्रारूप को तैयार किए थे। देखो, भारतीय संविधान में जिस समय संविधान बनकर रेडी हुआ था, संशोधन की मैं पहले बात कर रहा हूँ, जिस समय संविधान बनकर रेडी हुआ था, तो उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज वर्तमान समय में 450 से भी ऊपर अनुच्छेद है। संशोधन मिला करके जो ABCD जो संशोधन करके जो बनते हैं ना, क ख ग, उसको मिला करके कुल 450 से प्लस अनुच्छेद है और 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 450 से प्लस अनुच्छेद है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ, जब जिस समय मूल संविधान में जो 22 भाग थी, जब मूल संविधान की बात करें तो उसमें 22 भाग हुआ करते थे, 22 पृष्ठ। जब मूल संविधान की बात करें तो उसमें 22 भाग हुआ करते थे और हर एक भाग पर एक तस्वीर, एक चित्र हुआ करते थे और हर एक तस्वीर में अपने अपने एक विशेषता हुआ करती थी। क्या विशेषता थी? देखो, प्रत्येक 22 पृष्ठों पर, यहाँ पृष्ठ की जगह भाग कर लेना, प्रत्येक 22 भागों को चित्रों से शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। अब देखो, जितने भी 22 भाग थे मूल संविधान में, जो 22 भाग थे और हर एक भाग पर एक तस्वीर से, एक चित्र से सजाया गया था। और सजाने वाले कौन थे? तो शांति निकेतन के कलाकार थे। शांति निकेतन स्कूल के कलाकार शांति निकेतन के कलाकार थे। कौन थे? जो तस्वीर जो थी, जो 22 भाग में जो तस्वीर बनाई गई थी, हर एक तस्वीर की अपनी अपनी एक विशेषता है। तो ये तस्वीर है, जो चित्र, इसका निर्माण किसने किया? तो शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था, जिनमें से नंदलाल बोस थे और उनके सदस्य राम मनोहर सिन्हा थे।
देखो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो संविधान के जो 22 भाग है, हर एक 22 भाग में कोई ना कोई एक तस्वीर मिलेगी, कोई ना कोई एक चित्र मिलेंगे। इसको किसने सजाया था, किसने बनाया था? तो किसने बनाया था यहाँ पर? तो शांति निकेतन के कलाकारों ने, शांति निकेतन के कलाकारों ने बनाया था। और इसमें से एक प्रमुख कलाकार थे, कौन थे? श्री नंदलाल बोस, श्री नंदलाल बोस। और उनके एक शिष्य थे राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। तो संविधान में 22 भाग थे और हर भाग की शुरुआत में 8 गुना 13 मतलब 8x13 ना 8x13 इंच, 13 इंच की एक तस्वीर हुआ करती थी, एक चित्र हुआ करती थी जो सजाए गए थे। इन 22 चित्रों को बनाने में 4 साल लगे थे। इसके लिए नंदलाल बोस को 21,000 रुपए मिले थे। अब देखो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ जो भारतीय संविधान के जो 22 भाग है और 22 भाग में जो चित्र बनाया गया उस चित्र को किसने बनाया था? तो शांति निकेतन के कलाकारों ने बनाया था, नंदलाल बोस जी ने बनाया था। और इसे बनाने में कुल कितना खर्च आया था? तो 21,000 रुपए खर्च आया था। तो भारतीय संविधान के जो 22 भाग है ना, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 22 भाग है और 22 भाग में जो तस्वीरें बनाई गई, जो चित्र बनाई गई है, उस तस्वीर को बनाने में कुल कितना खर्च आया था? उस तस्वीर को बनाने में टोटल 21,000 का खर्च आया था। मैं पूरा संपूर्ण की नहीं बात कर रहा, संपूर्ण को देखो भारतीय संविधान का निर्माण करने में तो 64 लाख का खर्च आया था, लेकिन मैं केवल तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ। जो 22 भाग थे और हर एक भाग में आगे दिखाऊंगा, घबराओ मत, मैं आगे दिखाऊंगा। हर एक भाग में कोई ना कोई एक तस्वीर देखने को मिलेगा और उन्हीं तस्वीरों को डिजाइन करने में, बनाने में कुल कितने खर्च आए थे? तो 21,000 खर्च आए थे। और ये किसे दिया गया था? तो नंदलाल बोस को दिया गया था, नंदलाल बोस को दिया गया था। चलो आगे देखो, चौथा नंबर देखते हैं। भारत का संविधान 251 पेजों का है, इसका वजन 13 किलोग्राम है। आपसे प्रश्न पूछाएगा कि मूल संविधान कितने पेजों का है? तो 251 पेजों का और उसका वजन कितना? तो 13 किलोग्राम है। जब हमारे संविधान का रचना हुई थी तब इसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां मौजूद थी। मैंने आपको बताया विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान, सबसे लंबा और लिखित संविधान भारतीय संविधान है, जिसमें अगर अंग्रेजी भाषा में अगर ट्रांसलेट कर दिया जाए तो कुल हो जाएगा कि 1,17,369 शब्द, 1,17,369 शब्द अंग्रेजी भाषा में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य हुआ करते थे। मैं आपको बता दूं जब भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण किया गया था तब 389 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन जब विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो दोनों का तो विभाजन हो गया, तो एक बन गया पाकिस्तान का संविधान सभा, एक बन गया भारतीय संविधान का सभा। तो पाकिस्तान का संविधान सभा का जब बना था तो इसमें 90 सदस्य है ना, 90 सदस्य चले गए थे, पाकिस्तान के संविधान सभा में चले गए थे। तो इसमें से 90 सदस्य, जो 90 सदस्य पाकिस्तान के संविधान सभा में चले गए और जो रह गए 299 रह गए। 389 में जब 90 घटाओगे तो 299 रह जाएगा। तो 389 सदस्य हुआ करते थे। जब पाकिस्तान का जब संविधान सभा बना तो 90 लोग संविधान सभा में चले गए, पाकिस्तान के संविधान सभा में चले गए, जो रह गए 299 रह गए। इसीलिए भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे, जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संविधान सभा जो बनाया गया था तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जब बात करते हैं अस्थायी, जो पहले बनाया गया था अस्थायी, तो अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान निर्माण का क्रिया पूरा हुआ। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान निर्माण का पूरा कार्य कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। मैंने आपको बताया संविधान निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे। निर्माण के पश्चात संविधान को लागू करने में 61 दिन लगे थे। देखो निर्माण तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। लेकिन जिस दिन संविधान बनकर रेडी हुआ था उसके बाद 61 दिन के बाद लागू किया गया था। देखो समझने की कोशिश करो, बनकर रेडी कब हुआ था? तो देखो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर रेडी हुआ, लागू हुआ था जनवरी 1950 ईस्वी को। तो दोनों टाइम में तो दोनों डेट में तो अंतर है कि नहीं है? दोनों डेट में अंतर है। तो ये दोनों डेट में जब अंतर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 61 दिन। तो 61 दिन के बाद लागू किया गया था। लेकिन आपको स्टार्टिंग से पूछा जाए कि बताओ जब से संविधान बनकर रेडी हुआ था, आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि जब संविधान बनकर रेडी हुआ था उसके बाद कितने दिनों के बाद संविधान लागू हुआ था? तो जब संविधान बनकर रेडी हुआ था 61 दिनों के बाद संविधान लागू कर दिया गया था। संविधान को लिखने में कुल 6 महीने लगे थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। चलो 9th नंबर देखते हैं। संविधान की मूल कॉपी का वजन 13 किलो है एवं संविधान की पांडुलिपि 45.7 गुना और 58.4 सेंटीमीटर के परचमेंट। ये सब आपको जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना संविधान की मूल कॉपी का वजन 13 किलो है।
और ये पेपर इंग्लैंड के, ये सब कुछ जरूरी नहीं, इतना याद रखना। संविधान के मूल कॉपी का वजन 13 किलो है। 10वां नंबर देखते हैं, संविधान बनने में 63,96,729 रुपए खर्च हुआ था। दीनानाथ भार्गव ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर संविधान का यह प्रथम पृष्ठ तैयार किया था। देखो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताओ जो भारत को जो संविधान, देखो मैं केवल यहाँ पर अनुच्छेद नहीं पढ़ाने आया, बल्कि संविधान से रिलेटेड जो संविधान बनकर जब तैयार हुआ था उससे जो संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, ताकि मैंने आपसे याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि एक भी क्वेश्चन संविधान से, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। याद रखना, मैंने आपसे दावा किया था, रट्टा नहीं मारना, आपको समझने की कोशिश करना। इसको, इस वीडियो को एक बार देखो, 1000 बार देखो। एक सॉन्ग है ना, एक बार देखो 1000 बार देखो, देखते रहो, तो इसीलिए बोला जाएगा एक बार देखो 1000 बार देखो, अगर समझ नहीं आता है तो। चलो यहाँ पे देखो, तो दीनानाथ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ संविधान का प्रथम पृष्ठ था, पहला पेज था, उसे किसने तैयार किया था? तो दीनानाथ भार्गव ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर संविधान का ये प्रथम पृष्ठ तैयार किया था। तैयार की गई इस चित्रकारी को गोल्डन स्याही से बनाया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ कि जो संविधान का जो पहला पृष्ठ है, पहला पन्ना है, उसे किस स्याही से डिजाइन किया गया था, उसे किस स्याही से बनाया गया था? तो गोल्डन स्याही से बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो दीनानाथ भार्गव ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर संविधान का प्रथम पृष्ठ तैयार किया गया था। और इस चित्रकारी को गोल्डन स्याही से, लाल पीले हरे नहीं, गोल्डन स्याही से तैयार किया गया था। 12वां नंबर देखते हैं, संविधान में कुल 22 भाग है और हर भाग की शुरुआत में 8 गुना 13 इंच की चित्र बनाई गई है। मैंने आपको बताया ना, संविधान में कुल टोटल 22 भाग है। कुल टोटल कितने, मतलब संविधान बनकर रेडी हुआ था, मैं संशोधन की बात नहीं कर रहा, जो मूल संविधान है उसमें कुल टोटल कितने भाग है? 22 भाग है। 22 पार्ट, इंग्लिश में पार्ट बोला जाता है, PART पार्ट बोला जाता है, और हिंदी में भाग बोला जाता है। टोटल 22 भाग है और हर एक भाग में एक तस्वीर है, एक चित्र है, और हर एक चित्र अपने अपने एक विशेषता है। और इस तस्वीर की जो 22 भाग में जो तस्वीर है, जो चित्र है, इसकी लंबाई क्या है? 8 बाई 13 इंच 8 बाई 13 इंच है। और ये प्रकार समझ लिया आयताकार तस्वीर है, किसी तस्वीर है आयताकार, जिसकी लंबाई क्या है? 8 बाई 13। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ मूल संविधान के जो 22 भागों में जो तस्वीर बनाई गई है, उस तस्वीर की आकार क्या है ना, लंबाई चौड़ाई क्या है? तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात देखोगे तो 8 इंटू 13 इंच, 8 इंटू 13 मतलब 8 बाई 13 इंच है। और इस किसके द्वारा बनाया गया था? तो शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था, जिसमें नंदलाल बोस थे और उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। और बनाने में, इन 22 तस्वीर को बनाने में कुल कितना खर्च आया था? तो 21,000 रुपया खर्च आया था। चलो भाई, अब पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना को। और किसने कहा था? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। अब देखो ये हमारा संविधान का प्रस्तावना है, भारत का संविधान, ये प्रस्तावना है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब बोला जा रहा है कि हम भारत के लोग, मतलब एकता की बात की जा रही है यहाँ पर, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हालांकि इसे अभी रहने देते हैं, देख लो तस्वीर देख लो, इसको रहने देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुसूची पढ़ेंगे, उसके बाद प्रस्तावना पढ़ेंगे। क्योंकि देखो प्रस्तावना तो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन वो मतलब कि कॉन्सेप्ट मतलब समझ में नहीं आएगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये चीजें प्रस्तावना के बारे में आपको तभी अच्छे तरीके समझ में आएगा जब अनुच्छेद आप पढ़ लोगे। अनुच्छेद पढ़ लोगे ना तो आप इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से हर एक वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो ये शब्द का प्रयोग है, मैं यहाँ तो बता दूंगा, आप रट लोगे, है ना। लेकिन मैंने पहले ही बोला था, मैं आपको रट्टा मारने नहीं दूंगा, आपको तोता बनने नहीं दूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद, उसके बाद अनुसूची। अनुच्छेद को इंग्लिश में बोला जाता है आर्टिकल, और अनुसूची को बोला जाता है इंग्लिश में शेड्यूल। शेड्यूल बोले तो अनुसूची, आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद, पहला भाग हिंदी में, इंग्लिश में पार्ट बोला जाता है। अनुच्छेद हिंदी में और इंग्लिश में आर्टिकल। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये भाग 1 है, पार्ट 1 है। देखो इसको अध्याय या चैप्टर नहीं बोलेंगे, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान में बोलेंगे भाग 1, इंग्लिश में पार्ट 1। और इसके अंतर्गत जितने भी आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, उसको बोलेंगे अनुच्छेद, इंग्लिश में आर्टिकल। याद रखना, अध्याय चैप्टर नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भाग, पार्ट 1। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, देखो तो भाग 1 भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड देयर टेरिटरीज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 22 भाग है और हर एक भाग में कोई ना कोई एक तस्वीर है। तस्वीर की लंबाई चौड़ाई क्या है? 8 बाई 13 इंच।
हर एक 22 भाग में आपको एक तस्वीर देखने को मिलेगा जिसकी अपनी अपनी एक विशेषता है। तो हर एक भाग में आपको एक तस्वीर मिलेगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर अनुपात की बात करें तो 8x13 इंच है। किसने निर्माण किया था, किसने सजाया था? तो ये सजाया था शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। उनमें से एक प्रमुख कलाकार थे श्री नंदलाल बोस जी, और उनके कुछ अन्य शिष्य भी थे, उनके कुछ शिष्य लोग भी थे ना, स्टूडेंट लोग भी थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस तस्वीर को, इस कंप्लीट तस्वीर को, जो 22 भाग में जो तस्वीर बनाई गई है, इस तस्वीर को सजाने में, है ना, बनाने में कुल कितना खर्चा आया? तो 21,000 रुपया खर्चा आया था। और किसने बनाया था? श्री नंदलाल बोस जी ने बनाया था। तो आइए देखते हैं भाग वन में 1 अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद आते हैं। भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड देयर टेरिटरीज। इसमें पहला जो तस्वीर है ये हड़प्पा कालीन की तस्वीर है। देखो, हड़प्पा कालीन की तस्वीर का प्रयोग किया गया। तो भाग 1 हमें ये बता रहा है कि भारत संघ होगा और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है, मतलब राज्यों के बारे में बताया जा रहा है। और जो इसमें तस्वीर जो प्रयोग की गई है ना, जो इसमें जो तस्वीर है, तस्वीर ये बताता है कि हड़प्पा कालीन के समय, कि देखो हड़प्पा कालीन के समय हमारा देखो क्षेत्र कैसा था, हमारा राज्य क्षेत्र कैसा था, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र कैसा था। तो हड़प्पा कालीन के समय हम लोग जब देखते हैं भारत का जब क्षेत्र देखते हैं, तो हड़प्पा कालीन के समय देखते हैं तो हमारा क्षेत्र, हमारा भारत एक अखंड भारत था। कैसा भारत था? एक अखंड भारत था, जिसकी सीमा कहां से लगती थी? अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक, जो उस समय बर्मा कहलाती थी। आज तो म्यांमार है, लेकिन उस समय बर्मा कहलाती थी। तो उस समय भारत कैसा था? उस समय अखंड भारत था, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक लगती थी। बर्मा को आज की डेट में, वर्तमान समय में म्यांमार कहते हैं। क्या कहा जाता है? म्यांमार कहा जाता है। तो हमारी सीमा अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार बर्मा तक लगती थी, जो एक प्रकार से अखंड भारत थी। कैसी भारत थी? अखंड भारत थी। तो पहले ही भाग में, पहले ही पार्ट में ये संकेत मिलता है, हमारा जो भारत था वो एक प्रकार से अखंड भारत था, जिसकी राज्य क्षेत्र, मतलब जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार बर्मा तक लगती थी। ये इस तस्वीर के माध्यम से पता चलता है। जो इसमें तस्वीर का जो प्रयोग किया गया, इस तस्वीर के माध्यम से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन के समय एक अखंड भारत था, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार, उस समय बर्मा कहलाती थी, तो अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक सीमा लगती थी। अर्थात हमारा देश, हमारा भारत देश एक अखंड भारत था। इस तस्वीर का मतलब यही निकलता है। चलो अब देखते हैं इसके अनुच्छेद। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आता है। अब देखो अनुच्छेद देखते हैं। अब हमारा आता है पहला अनुच्छेद। अब पहला अनुच्छेद बारीकी से पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, हौले हौले पढ़ेंगे। देखो अनुच्छेद फर्स्ट, पहला आर्टिकल क्या कहता है? संघ का नाम, संघ का नाम होगा भारत राज्यों का संघ है। अब यहाँ पर एक संघ आया। अब देखो ये संघ 3 प्रकार का होता है। एक संघ होता है, एक परिसंघ होता है। असंघ में भी 2 संघ होता है, एक यूनियन होता है, एक फेडरल होता है, एक कॉन्फेडरल होता है। परिसंघ को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्फेडरल। अब ये कॉन्फेडरल, फेडरल, यूनियन क्या चीज है? तो देखो जो कॉन्फेडरल होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं परिसंघ, तो परिसंघ में क्या होता है ना, सभी अन्य जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, जो छोटे छोटे देश होते हैं, वो आपस में एक समझौते करके एक देश बना लेते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन इनके पास ये शक्तियां होती है, ये कभी भी देश से अलग हो सकते हैं, इन पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। तो इसको बोला जाता है परिसंघ। वर्तमान समय में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो परिसंघ है, कॉन्फेडरल है। हालांकि इसके पहले यूएसएसआर, आप लोगों ने सुना होगा, सोवियत संघ। सोवियत संघ एक प्रकार का परिसंघ था, कॉन्फेडरल था, जो वर्तमान समय में टूटकर अनेक भागों में, अनेक देशों में बंट करके विभाजित हुआ, जिसमें से एक रसिया, एक रूस है। रूस यूएसएसआर से ही टूट करके अलग हुआ है ना, सोवियत संघ से ही टूट करके अलग हुआ है। तो पहले रूस पहले कौन सा था? कॉन्फेडरल था, एक परिसंघ के रूप में था। तो परिसंघ वर्तमान समय में कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जो परिसंघ है, क्योंकि परिसंघ में क्या होता है ना, छोटे छोटे देश, छोटे छोटे राज्य आपस में मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं। कभी भी अलग हो सकते हैं। जब कभी भी अलग हो सकते हैं, क्या वो देश हो सकता है? क्या कभी वो देश आगे सफल हो सकता है, डेवलप कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए परिसंघ आज के डेट में, वर्तमान समय में परिसंघ नहीं है। अब बात करते हैं यूनियन, एक होता है फेडरल। पहले बात करते हैं फेडरल। तो फेडरल का भी हिंदी होता है संघ, और यूनियन का भी हिंदी होता है संघ। फेडरल का भी मतलब होता है संघ, यूनियन का भी मतलब होता है संघ। लेकिन जो फेडरल है, आखिर इसका क्या मतलब है? इसमें भी क्या होता है ना, जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, वो आपस में मिल जाते हैं। आपस में तो मिल गए, लेकिन ये क्या होता है, आपस में मिल गए, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अलग होने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। एक प्रक्रिया के माध्यम से अलग होते हैं। इसमें अलग होना आसान नहीं होता। अलग हो सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया के माध्यम से अलग किया जाता है। तो एक हो गया परिसंघ, जिसको इंग्लिश में बोले कॉन्फेडरल। तो कॉन्फेडरल में आसानी से अलग हो सकते, कोई रोक टोक नहीं होता। एक होता है फेडरल। फेडरल में तो जुटते गए, है ना, अनेक देशों में आपस में तो जुटते गए, लेकिन अलग होने के लिए एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से, एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से अलग होते हैं। लेकिन ये बात करते हैं जब यूनियन की, जो भारत देश है, भारत संघ है, लेकिन ब्रैकेट में कैसा संघ है? तो यूनियन है, फेडरल वाला नहीं है, यूनियन है।
UNION, यूनियन है ना, यूनियन वाला संघ है। तो यूनियन में क्या होता है ना, एक बार आप यूनियन में अगर मिल जाते हो ना, तो नाक रगड़ लो, आप अलग नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम एक ऐसा विदेशी राज्य था, भारत का हिस्सा नहीं था, वो विदेशी राज्य था, अब वो भारत में मिल गया। अब क्या वो चाह करके भी अलग हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है ना, यूनियन है, फेडरल नहीं है। फेडरल में अलग हो सकता है, एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से फेडरल से अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई संभावना ही नहीं है कि वो अलग हो सकते हैं। तो संघ का नाम और इसके राज्य क्षेत्र, तो याद रखना संघ का नाम क्या हो जाएगा, तो संघ का नाम हो जाएगा भारत। और कितने राज्य क्षेत्र है, मतलब कितने इसके राज्य क्षेत्र, कितने इसके राज्य, तो 28 राज्य, 28 स्टेट है। तो अब देखो यहाँ पर इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। हाँ, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। इंडिया बोलो या भारत बोलो। अब बहुत से लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि भारत का नाम क्या होगा, हिंदुस्तान होगा, आर्यभट्ट होगा, इंडिया होगा या भारत होगा, क्या होगा, मतलब तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट लाते, कंट्रोवर्सी लाते। लेकिन फर्स्ट आर्टिकल, पहला अनुच्छेद क्या बताता है, भारत राज्यों का संघ होगा। कैसा संघ होगा, यूनियन संघ होगा। और इस संघ का नाम क्या होगा, इंडिया अर्थात भारत, दो ही नाम होगा, इंडिया और भारत, भारत के लो या इंडिया के लो। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ बाबू फर्स्ट आर्टिकल में किसका वर्णन है, किस चीज का वर्णन है, तो आपको बताना है संघ का नाम और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अर्थात जो संघ का नाम है भारत देश का नाम है, और इसके साथ साथ उसके राज्यों का वर्णन है। कितने राज्य होंगे, 28 राज्य होंगे। और जो भारत है ना, जो इंडिया है, तो इसके कितने नाम हो सकते हैं, इसके दो नाम हो सकते हैं, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया कह लो या भारत कह लो। तो संघ का नाम का वर्णन है, तो संघ का नाम क्या होगा, इंडिया अर्थात भारत। और कौन सा संघ, फेडरल वाला संघ या यूनियन वाला संघ, तो हमारा देश है यूनियन वाला संघ। इसीलिए बोला गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरल ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। संघ का नाम क्या होगा, संघ का नाम होगा इंडिया अर्थात भारत, दो ही नाम होगा। देखो मैं हिंदी में भी बताया और मैंने इंग्लिश में बताया, जैसा आपको पसंद है वो आप लोग स्वीकार कीजिए। अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्लियर, इट्स ओके, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, रट्टा नहीं मारना, तोता नहीं बनना। संघ का नाम, कौन सा संघ, यूनियन वाला संघ या फेडरल वाला संघ, इसको ब्रैकेट में लिख लेना यूनियन। और यूनियन क्या होता है, फेडरल क्या होता है, कॉन्फेडरल क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, डेफिनेशन के माध्यम से बताया। तो हमारा देश है संघ का नाम होगा, लेकिन कौन सा संघ, पहले ये कंफर्म करो, यूनियन वाला संघ। और यूनियन का मतलब है कि एक बार तो देश में मिल गए, लेकिन नाक रगड़ लो या कि कोई मतलब कैसी भी प्रक्रिया क्यों नहीं कर लो, ये जो मन है जो कर लो, लेकिन अब इस देश से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए बोला गया संघ। तो संघ का नाम क्या होगा, इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा। अनुच्छेद 2, भारत में विदेशी राज्यों का प्रवेश। देखो यहाँ आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया गया, यहाँ कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। आपको तो ये पढ़कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है, भारत में विदेशी राज्यों का प्रवेश, अर्थात वो राज्य जो भारत का वर्तमान समय में कोई हिस्सा नहीं है, किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है, अर्थात वो विदेशी राज्य, और विदेशी राज्य भारत में शामिल होना चाहता है, कि भारत से मिलना चाहता है, भारत से जुड़ना चाहता है, भारत में आकर के मिलना चाहता है, तो वो भारत में प्रवेश हो सकता है। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 के तहत भारत में विदेशी राज्यों का प्रवेश होगा। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है, क्या कोई ऐसा विदेशी राज्य भारत में आकर मिला? जी हाँ, सिक्किम एक ऐसा राज्य जो 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 ईस्वी में वो शह राज्य बना, लेकिन अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 ईस्वी में, वो पूर्णतः एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, ये नहीं पूछा जाएगा कि शह राज्य कब बना था, आपसे पूर्णतः राज्य का दर्जा पूछा जाएगा कि बताओ संविधान को सॉरी माफ करना, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में पूर्णतः राज्य का दर्जा दे दिया गया था। सिक्किम वर्तमान समय में भारत का हिस्सा है, लेकिन जब देखते हैं 1975 से पहले देखते, 1974 से पहले देखते, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, भारत राज्य का हिस्सा नहीं था, वो एक प्रकार से विदेशी राज्य था। तो एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ लिख लेना, सिक्किम 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 ईस्वी में शह राज्य बना, और 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन आपसे प्रश्न केवल यही वाला पूछा जाएगा कि बताओ 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो सिक्किम को, आपसे ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा कि सिक्किम को किस डेट को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, या किस संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये वाला नहीं पूछा जाएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 3।
अनुच्छेद 3 देखते हैं, भारत सीमा के अंदर नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों या सीमाओं में परिवर्तन। अब भारत सीमा के अंदर की बात किया जा रहा है, भारत बॉर्डर के अंदर की बात किया जा रहा है, तो भारत की सीमा के अंदर जितने भी राज्य है उस राज्यों को तोड़ा जा सकता है, अलग किया जा सकता है, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक राज्य ऐसे है, एग्जाम्पल के माध्यम से, एक राज्य ऐसे, एक राज्य ऐसे, तो ये 3 राज्य हो गए, ए बी सी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो 3 राज्य, अब मन कर रहा है कि ये दोनों राज्यों को जोड़ करके एक राज्य बना दिया जाए, या तीनों को जोड़ करके एक राज्य बना दिया जाए, या फिर जो ये 3 राज्य है इसको अलग करके और इसको अलग कर दिया जाए, है ना, या इसको अलग करके इसको अलग कर दिया जाए, इन दोनों में विभाजित किया जाए, इन दोनों में बंटवारा कर दिया जाए, या इस राज्य को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया जाए। तो कहने का मतलब, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, है ना, उसकी सीमाओं, उसके बॉर्डर में परिवर्तन या उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। आपको एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है? जी हाँ, तो आप लोगों ने प्रयागराज का नाम सुना होगा, पहले क्या था? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से नाम परिवर्तन कर दिया गया प्रयागराज, है ना, क्या कर दिया गया? प्रयागराज। तो इलाहाबाद से नाम परिवर्तन किया गया प्रयागराज। किस आर्टिकल के तहत? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और दूसरा एग्जांपल देखते, बिहार राज्य, है ना, बिहार, पहले देखो, बिहार और झारखंड दोनों एक था, तो बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अब देखो, अब बिहार, अब मन करता है मेरा बिहार नाम है, तो इस नाम को, बिहार नाम को अलग बदल कर दूसरा नाम कर दिया जाता है। या बिहार राज्य के अंदर जितने भी जिला है, किसी एक जिला को अगर नाम परिवर्तन करना है तो किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और या फिर ऐसा कहा जाए कि जो बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया, अब मेरा मन कर रहा है कि झारखंड और बिहार को दोनों एक कर दिया जाए, है ना, मर्ज ऑफ स्टेट कर दिया जाए, झारखंड और बिहार को एक कर दिया जाए। किस अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत। कहने का मतलब, देश के अंदर कुछ भी हो, राज्यों में परिवर्तन, उसकी सीमाओं में परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन या फिर उसके नाम में परिवर्तन क्या अगर हो सकता है तो किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। आई बात समझ में ना? इतना बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूं यार, समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब अनुच्छेद 4 देखते हैं। अब देखो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 में किए गए बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अतः इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। अब पहले समझ लेते हैं ये 368 क्या है। देखो, पूरे संविधान में जो भी संशोधन होगा, अब ये संशोधन क्या है? देखो, संशोधन का मतलब है बदलाव, चेंज करना। संविधान के अंदर जो भी बदलाव करेंगे, जो भी चेंज करेंगे, उसी को बोला गया संशोधन, है ना, अमेंडमेंट। इंग्लिश में बोला गया अमेंडमेंट, हिंदी में बोला गया संशोधन। तो संविधान में बदलना, चेंज करना, कुछ चीजों में, कुछ कानून में या कुछ अनुच्छेद में परिवर्तन करना या नए कानून बनाना। अगर नए कानून बना रहे या पुराने कानून को हटा रहे या कुछ चीज को चेंजेस कर रहे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे संशोधन, संविधान संशोधन। इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाएगा। तो जो भी संशोधन होगा, जो भी बदलाव होगा 368 के तहत, मतलब पूरे संविधान में, एक से लेकर, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है मैंने आपको पहले बताया था ना, तो संविधान में 395 अनुच्छेद है। पूरे 395 अनुच्छेद में कहीं भी बदलाव होगा, कहीं भी संशोधन होगा तो किसके तहत होगा? तो 368 के तहत होगा। मतलब संविधान में संशोधन 368 के तहत होगा। तो अगर कोई भी बदलाव करना है, कोई चेंज करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत होगा। लेकिन अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में किए गए बदलाव संशोधन नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब, अनुच्छेद 2 के तहत जो भी परिवर्तन करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन करेंगे, अर्थात अनुच्छेद 2 के तहत जो भी संशोधन करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन करेंगे, उसे संविधान संशोधन नहीं मानेगा। इसीलिए अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। अब देखो, 368 से बाहर कर दिया हमने। जब 368 से बाहर कर दिया तो संशोधन कैसे माना जाएगा? संशोधन कब माना जाएगा? जब 368 में होगा। 368 में तो संविधान संशोधन होता है भाई। जो जितने भी पूरे संविधान संशोधन जितना भी होगा, पूरे कंप्लीट, है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी अमेंडमेंट होगा, पूरे संविधान में जितना भी संशोधन होगा 368 के तहत होगा, अनुच्छेद 368 के तहत होगा। लेकिन जब 2 और 3 को 368 से बाहर रख दिया है, हटा दिया गया, तो संशोधन माना ही नहीं जाएगा। जब हटा दिया गया तो कैसे संशोधन होगा? आई बात समझ में ना? तो अनुच्छेद 4 यही कहता है कि अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन होगा, जो भी संशोधन होगा, उसे संशोधन नहीं माना जाएगा। जब संशोधन नहीं माना जाएगा तो 368 से बाहर रखा गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि बताओ किस अनुच्छेद को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया? 1, 2, 4, 5। फिर से क्वेश्चन सुन लो। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 नहीं रहेगा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। अब बताओ, आंसर लगाओ। तो अनुच्छेद 368 के तहत
किससे बाहर रखा गया, तो अनुच्छेद 2 को बाहर रखा गया। और ऑप्शन दोनों होगा तो अनुच्छेद 2 एवं 3, अनुच्छेद 2 एवं 3 दोनों को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। तो आई बात समझ में। अगर दोनों रहेगा, 2 एवं 3 दोनों रहेगा, तो लगाना दोनों, अनुच्छेद 2 को भी बाहर रखा गया, अनुच्छेद 3 को भी बाहर रखा गया। लेकिन अगर 4 भी रहेगा ना, अनुच्छेद 4 नहीं रखा गया, अनुच्छेद 4 तो ये बता रहा है आपको, अनुच्छेद अगर 4 रहेगा तो इसको टिक मत करना, अनुच्छेद 4 तो ये आपको बता रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 को बाहर रखा गया है, अनुच्छेद 4 थोड़ी ना है, अनुच्छेद 4 को मत टिक कर देना, अनुच्छेद 4 तो ये बता रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 को बाहर रखा गया 368 से। आई बात समझ में। तो भाग 1 जो था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड देयर टेरिटरीज। तो इसमें जो 4 अनुच्छेद आते हैं, भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, तो 4 अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखते हैं भाग 2 पार्ट 2। अब ये देखो, अब देखो भाग 2, अब देखो भाग 2 नागरिकता, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है सिटीजनशिप। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 आता है। भाग 2 नागरिकता, इंग्लिश में बोलेंगे सिटीजनशिप, और इसमें अनुच्छेद आता है 5 से 11, है ना, 5 से 11 आता है अनुच्छेद, याद रखना। भाग 1 में 1 से 4 और भाग 2 में पार्ट 2 में 5 से 11 तक आता है। तो देखो ये एक प्रकार से गुरुकुल है। क्या है? गुरुकुल, गुरुकुल है। तो देखो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया जाता है कि नागरिक कैसा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तस्वीर जो प्रयोग किया गया, जो तस्वीर लगाया गया, सजाया गया, वो गुरुकुल का लगाया गया। तो गुरुकुल में हम लोग क्या देखते हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आपस में कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। तो ये तस्वीर बताती है, इसकी ये विशेषता है कि हम भारत के अंदर सभी लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आपस में कैसे रहेंगे, एक मिलजुल के रहेंगे। जैसे गुरुकुल में रहते थे, गुरुकुल में किसी प्रकार का जाति भेदभाव, है ना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता था। गुरुकुल में सभी लोग आपस में एक मिलजुल कर रहते थे। इसी प्रकार हमें नागरिकता, हमें नागरिकों को ये दायित्व बनता है कि हम लोग सारे संप्रदाय लोग, है ना, सारे जाति धर्म के लोग आपस में कैसे रहे, मिलजुल कर रहे। तो इसकी ये विशेषता है। तो इसमें आता है अनुच्छेद, भाग 2 में अनुच्छेद आता है 5 से 11 तक आते हैं। तो आइए अनुच्छेद देखते हैं। देखो अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब नागरिकता की बात की जा रही है, मतलब सिटीजनशिप। आप कहाँ के नागरिक हो? आप इंग्लैंड के नागरिक हो, अमेरिका के नागरिक हो, या भारत के नागरिक हो? तो भाई मैं भारत का नागरिक हूँ, इसीलिए तो बोला जाता है आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, इसलिए बोला जाता है मैं एक भारतीय हूँ। तो संविधान 5, अनुच्छेद 5, तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जब संविधान को प्रारंभ किया गया था, मतलब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जब लागू किया गया था, तो सभी व्यक्ति को, भारत में जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी जनसंख्या थी, सभी व्यक्तियों को नागरिकता दी गई थी, भारतीय नागरिकता दी गई थी, भारतीय नागरिकता दी गई थी, नागरिकता दी गई थी। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, हाँ, जब संविधान लागू किया गया था तो सबको नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 6 देखते हैं, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता। मतलब कि देखो जब आजादी मिली थी 1947 में, तो उसके बाद विभाजन किया गया था, भारत का और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। अब भारत और पाकिस्तान का तो विभाजन हो गया, लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ तो पता चला जो भारत में रहना चाहते थे वो चले गए पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे उनका आ गया घर भारत में। तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत में रहना चाहते थे, लेकिन जो विभाजन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया है ना, इधर पाकिस्तान है, तो इधर जो पाकिस्तान को जो बंटवारा किया गया था, तो जो यहाँ पर जिनका घर था ना, जो यहाँ पर इनका जो घर था, वो चाह रहे थे कि भारत में रहे, लेकिन भारत का बाउंड्री तो यहीं समाप्त हो जाता है, यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये जो चाह रहे थे विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन ये जो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान भारत में रहेंगे, तो भारत में कैसे रहेंगे, विभाजन हो गया। तो इसलिए बोला गया, अनुच्छेद 6 को बोला गया कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी अगर ये भारत में आ जाएंगे, क्योंकि भारत में रहना चाहते। अगर ये भारत में भी आ जाएंगे, अर्थात पाकिस्तान से भारत में आ जाएंगे, तो इन्हें भी नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि ये अपने मन से तो पाकिस्तान गए नहीं। अपने मन से जब पाकिस्तान नहीं गए तो इनको कैसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसीलिए बोला गया, अनुच्छेद 6 बोला गया कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। और अंतिम डेट रखा गया था 19 जुलाई 1948 डेट। देखो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कब तक? 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक। अभी हो गया अनुच्छेद 6 हो गया। अब अनुच्छेद 7 देखते हैं। तो भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए। अब बहुत सारे लोग देखो यहाँ पर आ गए, है ना, जिनका यहाँ पर जमीन था। अब ये चाह रहे थे कि मैं पाकिस्तान में रहूं, है ना, पाकिस्तान में रहना चाहिए मुझे,
तब ये लोग पाकिस्तान चले गए। तो ये बोला भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन इनको लगा पाकिस्तान में हम रह नहीं सकते, है ना, पाकिस्तान में मेरा लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकता, हम वहां रह नहीं सकते, है ना, वहां ऐसा वातावरण नहीं है मेरे लिए रहने के लिए, वहां ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है। तो भारत से पाकिस्तान चले गए, किंतु पुनः लौट आए तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। सोचो भारत का संविधान कितना सुंदर है, कितनी इसकी बढ़िया खूबसूरती है। भारत से पाकिस्तान से आ रहे उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी, इस शर्त क्योंकि वो चाह रहे थे कि भारत में रहे, इसलिए पाकिस्तान में चले गए थे, कि विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे, है ना, वो चाह रहे थे कि भारत में रहे, इसलिए अगर पाकिस्तान से भारत में आ जाएगी तो उन्हें नागरिकता तो दी जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान में चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः लौटना चाहते हैं तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। यहाँ पर मुझे बॉर्डर मूवी का एक डायलॉग याद आता है कि सुबह को भूला शाम घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, सुबह को भूला घर शाम लौट आए उसे भूला नहीं कहते। तो कहने का मतलब भारत से पाकिस्तान चले गए किंतु पुनः लौट आए तो उसे भूला नहीं कहेंगे, सुबह को भूला घर शाम लौट आए उसे भूला नहीं कहेंगे। भारत से पाकिस्तान चले गए किंतु पुनः लौट आए, उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। अंतिम तिथि रखी गई 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 ईस्वी तक अगर ये भारत लौट आएंगे तो इन्हें नागरिकता दी जाएगी। आई बात समझ में? देखो मैं कितना जगह में एग्जाम्पल का प्रयोग करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। तो देखो मैं कहाँ से एग्जाम्पल ढूंढ के लाता हूँ, मूवी हो जाए या मतलब जहां से भी एग्जाम्पल ढूंढना पड़े, मैं एग्जाम्पल ढूंढ के लाता हूँ। संविधान पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए आपको संविधान जो पढ़ना है ना संविधान, तो बेस्ट तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ो और अच्छे टीचर से पढ़ो। इसलिए मैं बोलता हूँ संविधान पढ़ना है, केवल एग्जाम को पास नहीं करना है, संविधान को समझना भी है ताकि आपको अपने अधिकार पता चले। हालांकि मैं अभी नागरिकता के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद भाग 3 पढ़ाऊंगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा कि आपका अधिकार क्या। इसीलिए अगला भाग आएगा, भाग 3 आएगा, मौलिक अधिकार, उसको हम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर समझने की कोशिश करना। हालांकि इसको भी जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्पज से। तो अनुच्छेद 7 समझ में आ गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है? तो विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। अब देखो जो विदेशों में रहने वाले, विदेशों में नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, पढ़ाई करने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदेशों में पढ़ाई करते हैं। भाई अपन लोग तो भाई गांव देहात से पढ़ने वाले है ना, ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने वाले, लेकिन गांव देहात से पढ़ करके अगर यहाँ तक भी आ गया तो बहुत है अपने आप में, मतलब किसी से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। जो है बड़े लोग है अपनी जगह, हम लोग अपनी जगह है, तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करो। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है? तो विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। जो विदेशों में रहते, चाहे वो नौकरी करे या बिजनेस करे या पढ़ाई करे या घूमने फिरने के लिए जाए, तो ये तमाम प्रकार के जो लोग हैं जो विदेशों में रह रहे, लेकिन उनका जो मूल है, हाँ, जो मूल निवासी है, कहाँ के निवासी है? भारत के निवासी है। अगर वो भारत के निवासी है, उनका जो मूल निवास है भारत में है, लेकिन वो विदेश में रह रहे, कोई भी कारण हो सकता है, पढ़ने के लिए, घूमने फिरने के लिए या बिजनेस करने के लिए या नौकरी करने के लिए, किसी भी पर्पज से अगर विदेश गए तो उनका भारत में नागरिकता बनी रहेगी, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, उनका नागरिकता उनका टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, डिसमिस नहीं किया जाएगा, उनका नागरिकता बने रहेगा। इसीलिए कहा गया, अनुच्छेद 8 बोला गया, आर्टिकल 8 बोला गया कि विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों का नागरिकता बनी रहेगी, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वो विदेशों में नौकरी करने के लिए गए, बिजनेस करने के लिए गए, पढ़ाई करने के लिए गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीएचडी करने के लिए अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता हूँ या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाता हूँ, हालांकि मैं गया नहीं पीएचडी करने के लिए, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं पीएचडी करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता हूँ या लॉ करने के लिए इंग्लैंड जाता हूँ, तो क्या मेरी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? जी नहीं, मैं तो पढ़ने के लिए जा रहा हूँ ना, तो मेरी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। तो 8 ये कह रहा है कि विदेशों में रहने वाले, चाहे कोई भी पर्पज हो, किसी उद्देश्य से, उनका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, अगर विदेशों में रह रहे हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, उनकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 9 देखते हैं। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब विदेश में तो गए घूमने के लिए, अब पता चला कि भाई अब अमेरिका गए घूमने के लिए, है ना, कनाडा गए घूमने के लिए, मलेशिया गए आप लोग घूमने के लिए, लेकिन वहां का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। भाई वहां पे आप गए और वहां पर आप लोगों ने क्या किया? शादी ब्याह वहां कर लिया, आप लोगों ने वहां मैरिज कर लिया और वहीं सेटल हो गए और वहां का नागरिकता आप लोगों ने ग्रहण कर लिया। अब जैसे ही विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता पाई जाती है? भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। और कहां से? देखो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना, ये नागरिकता कहां से ली गई है? ये नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। और कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। याद रखना, इसको लिख लेना नोट करके। प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत की नागरिकता है कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। इसीलिए भारत में एकल नागरिकता, दो नागरिकता नहीं रह सकते। अगर आप विदेश जाते हो, किसी भी उद्देश्य से जाते हो, कोई भी आपका एक पर्पस हो सकता है। अगर आप विदेश जाते हो, अगर वहां के आपने नागरिकता ले ली, वहां की नागरिकता आप लोगों ने ग्रहण कर ली, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। रीजन साफ है कि भारत
ये कहता है कि एक व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता होनी चाहिए, दो नागरिकता नहीं होनी चाहिए। आप विदेश की भी नागरिकता रखो और भारत की भी नागरिकता रखो, ऐसा अब विदेश की भी नागरिकता रखो और भारत की भी नागरिकता रखो, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक ही नागरिकता रख सकते हो। आप लोग विदेश जाते हो, विदेश घूमने के लिए गए और वहां की नागरिकता आप लोगों ने ग्रहण कर लिया, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? आप विदेश जाओ, घूमने फिरने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, किसी भी उद्देश्य से विदेश जाओ, आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आपकी जो भारत की जो नागरिकता है वो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन अगले ही अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि आप विदेश जा रहे हो, लेकिन याद रखना वहां नागरिकता ग्रहण मत करना। लेकिन जैसे ही आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हो, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, कोई सा भी देश हो, आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हो तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि आप विदेश जाओ, घूमो फिरो, कुछ भी करो, आप जाओ विदेश में पढ़ने के लिए जाओ, बिजनेस करने के लिए जाओ, नौकरी करने के लिए जाओ या कुछ भी करने के लिए जाओ, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ये अनुच्छेद 8 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 9 कहता है विदेश जाओ लेकिन वहां नागरिकता ग्रहण मत करना। ना बाबू ना, वहां नागरिकता ग्रहण मत करना। जैसे ही नागरिकता ग्रहण करोगे तो भारत की नागरिकता खल्लास, है ना, टाटा बाय बाय, खत्म, आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आई बात समझ में? अब अनुच्छेद 10 देखते हैं, नागरिकता से संबंधित संरक्षण। तो नागरिकता से संबंधित संरक्षण क्या गया, अर्थात जिस व्यक्ति के पास भारतीय नागरिकता है उसकी नागरिकता तभी तक बनी रहेगी जब तक वो देशद्रोही नहीं बनता, है ना, देशद्रोह का काम नहीं करता, अर्थात भारतीय संविधान के खिलाफ या उसके विरुद्ध कोई काम नहीं करता। जैसे ही भारतीय संविधान का कोई उल्लंघन करता है, कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है, या अवहेलना करता है, या अवमानना करता है, या कोई खुफिया जानकारी, भारत की खुफिया जानकारी हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ या हमारे दुश्मन देशों के साथ साझा करता है, तो वैसे स्थिति में भारत की जो नागरिकता है उसकी समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय नागरिकता उस व्यक्ति की समाप्त कर दी जाएगी, अर्थात उसकी नागरिकता तभी तक बनी रहेगी जब तक वो संविधान को मान रहा है, संविधान को रिस्पेक्ट कर रहा है, इज्जत कर रहा है ना, आदर कर रहा है। जिस दिन संविधान की अवहेलना करेगा, राष्ट्र की अवहेलना करेगा और राष्ट्र की खुफिया जानकारी पड़ोसी देश के साथ, पड़ोसी मुल्क के साथ या जिसके साथ हमारी दुश्मनी चलती है उसके साथ खुफिया जानकारी को अगर साझा करता है तो वैसी स्थिति में देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा और नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो यही तो कह रहा है अनुच्छेद 10, उसकी नागरिकता तभी तक बची रहेगी जब तक वो संविधान को मान रहा है, उसकी इज्जत कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग सच्चे देशभक्त बनिए और संविधान को रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए, ताकि आपकी नागरिकता बची रहेगी, आपके नागरिकता संबंधित संरक्षण आपको मिलता रहेगा। तो आई बात समझ में? अनुच्छेद 10 समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 11 देखते हैं। तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। साफ शब्दों में अगर मैं बोलूं, अगर नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनता है तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले लोकसभा में या राज्यसभा, दोनों सभा में कहीं भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर सपोज दैट, अगर मान लिया पहले लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा से पहले पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा से पारित होगा। जब दोनों सभा से पारित हो जाएगा तो लास्ट में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, वो बाद में एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। तो अंततः आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है? तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, अर्थात पार्लियामेंट ही, केवल संसद ही नागरिकता से संबंधित कानून बना सकते, इसके अलावा कोई भी नहीं बना सकता। तो आई थिंक भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद, देखो नागरिकता ग्रहण करने के लिए प्रमुख चरण। अब नागरिकता, देखो कोई विदेशी व्यक्ति अपन भारत का नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो कितने स्टेप है? तो 5 स्टेप है। इस 5 स्टेप के माध्यम से नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पहला, जन्म के आधार, है ना, जन्म से, संविधान लागू के दौरान, अगर संविधान लागू के दौरान जो वो अंग्रेज हो चाहे कोई भी हो, अगर वो भारत में था जन्म से, हालांकि जन्म से बोलने का मतलब जब जिस समय संविधान लागू हो रहा था और उसके पहले अगर 5 वर्षों से रह रहा हो तो उसे नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, वंशानुगत, वाई डिसेंट, व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। देखो क्या कह रहा है कि व्यक्ति, और किसी व्यक्ति का अगर जन्म हो रहा है तो उस व्यक्ति का, अगर उस व्यक्ति का, देखो कोई व्यक्ति का अगर जन्म हो रहा है तो उसके समय माता अथवा पिता में से कोई एक व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उसे भी भारत का नागरिक दी जाएगी। क्या कह रहा है? व्यक्ति के जन्म के समय किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा है तो उस समय माता अथवा पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। जिस व्यक्ति का अगर जन्म हो रहा है, किसी बच्चे का अगर जन्म हो रहा है, उस बच्चे का माता अथवा पिता कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसको भारत का नागरिक दी जाएगी। अगर दोनों है तो कोई बात नहीं, अगर दोनों नागरिक है, भारत के नागरिक है तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं बात करूं दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो उस जो बच्चा होगा, जिसका जन्म हो रहा है, तो उसे भी भारत का नागरिक दिया जाएगा। ये हो गया वंशानुगत, बाय डिसेंट। तीसरा नंबर देखेंगे पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी भारत का नागरिकता दी जाती है। तो भारतीय नागरिकता से विवाहित व्यक्ति, जो भारत के जो नागरिक है, अगर यहाँ की महिला से अगर विवाहित होता है ना, अगर वो शादी करता है, जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। इसके अलावा देखो
पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दो बातें कही जा रही है। भारत की महिला के साथ या पुरुष के साथ अगर वो विवाह करता है ना, विवाह करता है या करती हो, उसके बाद 7 वर्षों तक भारत में रहा हो और उसका कैरेक्टर अच्छा हो, उसका विचार अच्छा हो, तो उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। चौथा नंबर देखते हैं देशीयकरण बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या कहा जाता है, देखो 8वीं अनुसूची में वर्णित भारत की कुल कितनी अनुसूची वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है और उस 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो। कहने का मतलब जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, चाहे हिंदी का हो या उर्दू का हो या संस्कृत का हो या किसी भी भाषा का हो, एक अच्छा ज्ञाता होना चाहिए एक भाषा का, अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए एवं विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विकास मतलब विशेष कार्य कर चुका हो। मतलब इन क्षेत्रों में विज्ञान, साइंस के क्षेत्र में, दर्शन बोले तो फिलोसफी है ना, आर्ट के क्षेत्र में है ना, और साहित्य को इंग्लिश में बोला जाता है लिटरेचर है ना, साहित्य के क्षेत्र में, विश्व शांति और मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो। इसके साथ साथ किसी एक विषय का, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, तो उसे नेचुरलाइजेशन की मदद से देशीयकरण के द्वारा उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। 5वां नंबर देखते हैं क्षेत्र सम्मिलित होने पर। अब देखो कोई क्षेत्र सम्मिलित हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बोलेगा पाकिस्तान को, अब देखो जैसे पाकिस्तान की जो हिसाब से हालत हो चुकी है, जो गरीबी हालत हो चुकी है, उस हिसाब से पाकिस्तान की जो स्थिति आ गई है, जो गरीबी स्थिति आ गई है, अब वो कहेगा क्या मुझे भारत से मुझे मिलना है, भारत के साथ रहना है, तो आप लोगों ने तो गाना सुना ही होगा कि आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में। लेकिन प्रधानमंत्री भी वर्तमान समय में पाकिस्तान को क्या कहेंगे कि आओ ले चले तुम्हें भारत के शहर में, अब भारत से तुम्हें मिलाते हैं। तो अगर पाकिस्तान अगर चाहेगा कि भारत में सम्मिलित हो जाए, तो जो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान भारत में सम्मिलित हो गया, अगर पाकिस्तान के जितने भी सदस्य, जितने भी नागरिक है, क्या उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी? क्या वो क्षेत्र, यही तो बात बोला गया कि क्षेत्र सम्मिलित होने पर उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अगर पाकिस्तान भारत में सम्मिलित होता है, आखिर मिलता है अंत में आकर के, तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। कोई भी विदेशी क्षेत्र, अब देखो अनुच्छेद 2 में मैंने क्या बताया था कि विदेशी क्षेत्रों को राज्य में है ना सम्मिलित किया जाएगा, विदेशी क्षेत्र को भारत में प्रवेश किया जाएगा। अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम भारत में मिला था, सिक्किम तो विदेशी राज था, अब जैसे भारत में मिलेगा क्या उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो ये बोला गया क्षेत्र सम्मिलित होने पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी, है ना। ऑन कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो अनुच्छेद 5 हो गया, ये 5वां हो गया क्षेत्र सम्मिलित होने पर। अब देखो अब नागरिकता दी जाएगी, इसके तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन कोई ऐसा वजह भी तो हो सकता है जो नागरिकता छीनी जा सकती है। जी हाँ, 3 स्टेप है, 3 चरण है, जो 3 चरण के माध्यम से अगर कोई ऐसा गलती कर दे तो 3 स्टेप के माध्यम से आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो नागरिकता समाप्ति के प्रमुख कारण 3 कारण हो सकते हैं। नागरिकता का परित्याग, वो खुद से परित्याग कर दे। कैसे परित्याग कर सकता है? वो विदेश जाएगा, अनुच्छेद 9 के तहत वो विदेश जाएगा और विदेशी नागरिकता वो ग्रहण कर लेगा। अब विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेगा, इसका मतलब उसने क्या किया? भारत की नागरिकता उसने त्याग कर दिया, है ना, परित्याग कर दिया। रिनंसिएशन, इंग्लिश में बोला जाएगा रिनंसिएशन, नागरिकता का परित्याग करना, रिनंसिएशन। व्यक्ति स्वयं नागरिकता परित्याग की घोषणा कर सकता है। अगर वो चाहेगा कि मैं स्वयं अपना घोषणा कर सकूं, भारतीय नागरिकता त्याग कर सकूं, है ना, तो वो कर सकता है। ये पहला हो गया, पहला विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता देखते हैं बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। बर्खास्त भी किया जा सकता है ना, टर्मिनेशन भी किया जा सकता है। आखिर ये प्रोसेस क्या होता है? तो व्यक्ति द्वारा विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। देखो माफ करना, पहला में क्या था? नागरिकता का परित्याग, वो स्वयं परित्याग कर दे, है ना, स्वयं वो घोषणा कर दे कि मैं भारतीय नागरिकता का परित्याग करता हूं। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हो गया टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब किया जाता है? बर्खास्त कब किया जाता है? जो विदेश गया घूमने फिरने के लिए और वहीं बस गया, वहीं के नागरिकता ले लिया, वहीं के नागरिकता उसने ले लिया, तो उसको बोला जाता है टर्मिनेशन। बर्खास्त कर दिया गया उसे क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया गया, उसे बर्खास्त कर दिया गया, टर्मिनेशन कर दिया गया। जैसे विदेशी नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, अर्थात भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब तीसरा स्टेप देखते हैं वंचित किए जाने पर डिप्रीवेशन, उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु किसी छल या झूठे दस्तावेज का प्रयोग करना। अब देखो कोई विदेशी आदमी आता है और भारत में नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, लेकिन जो भारत में नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया वो छल, एक प्रकार से झूठा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया ना, झूठा डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, उसका नाम वास्तविक नाम कुछ और नाम बता रहा है, तो झूठा डॉक्यूमेंट है ना, झूठे दस्तावेज का प्रयोग करता है, तो वास्तविक पहचान छुपा जाता है। मतलब वो अपना वास्तविक पहचान छुपा रहा है और झूठा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहा है भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के लिए, तो वैसे स्थिति में वंचित किया जा सकता है भारतीय नागरिक से। और दूसरा क्या हो सकता है? संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो, मतलब संविधान के प्रति वो अवहेलना कर रहा है, संविधान की अवहेलना कर रहा है, अनादर कर रहा है, तो वैसी स्थिति में वंचित किया जा सकते हैं।
मैंने आपको अनुच्छेद 10 में बताया था ना कि नागरिकता का संरक्षण किया जाएगा, भारतीय नागरिकता का संरक्षण किया जाएगा। कब तक? जब तक वो भारतीय संविधान का वो आदर करता है तब तक। लेकिन जैसे ही वो अवहेलना करता है, अनादर करता है, तो उससे नागरिकता छीन ली जाएगी, अर्थात वंचित कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा करता है, ऐसी भावना रखता है, तो उससे नागरिकता छीन ली जाएगी या उसे वंचित कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर, अवैध व्यापार, है ना, अवैध रूप से व्यापार किए जाने पर उस राष्ट्र विरोधी होगा। मतलब कि जो अवैध रूप से व्यापार कर रहा है उसे राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, और जैसे ही राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा तो उसे नागरिकता छीनी जाएगी, अर्थात वंचित कर दिए जाएंगे। विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिकता प्राप्ति के बाद 5 वर्षों के अंदर अगर अन्य देशों में 2 वर्ष की कारावास। देखो, अगर विदेशी नागरिकता को कोई विदेशी व्यक्ति आता है और भारत में नागरिकता प्राप्त कर लेता है, किसी भी कारण से भारत में नागरिकता प्राप्त कर लेता है और 5 वर्षों के अंदर किसी अन्य देशों में 2 वर्ष की कारावास हो जाता है, मतलब कि 2 वर्षों का जेल हो जाता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, अर्थात वंचित कर दिए जाएंगे। समझ में आया? तो इसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करो। कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता है, विदेशी व्यक्ति भारत में आता है और भारत का नागरिकता ग्रहण कर लेता है, लेकिन 5 वर्षों के अंदर किसी अन्य देशों में उसको 2 वर्ष का जेल हो जाता है। अभी 5 साल भी नहीं हुए, 5 साल के अंदर अंदर अन्य देशों में 2 वर्ष का जेल हो गया, कारावास हो गया, तो वैसी स्थिति में नागरिकता छीन ली जाएगी, अर्थात वंचित कर दिए जाएंगे। किसे? जो विदेशी नागरिक भारत में आया था, जिसने नागरिकता ग्रहण किया था भारत में आकर के, और 5 साल के अंदर ही अंदर किसी अन्य देश में 2 वर्ष का जेल हो गया। इसका मतलब वो व्यक्ति ठीक नहीं था, वो व्यक्ति क्रिमिनल था, अपराधी, तभी तो 2 वर्ष का सजा उसे सुनाया गया ना, कारावास का सजा सुनाया गया। तो मतलब वो क्रिमिनल व्यक्ति था, अपराधी व्यक्ति था, इसीलिए उसे वंचित किया जाएगा, नागरिकता से छीन ली जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नागरिकता कैसे ग्रहण किया जाता है। नागरिकता ग्रहण करने के लिए 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन सा? मैंने आपको बताया था, जन्म से बाय बर्थ, वंशानुगत बाय डिसेंट, पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन, क्षेत्र सम्मिलित होने पर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये 5 प्रोसेस है। 5 प्रोसेस के मदद से नागरिकता ग्रहण करने के लिए प्रमुख 5 चरण है। और नागरिकता समाप्ति हो सकती है। नागरिकता समाप्त होने के 3 वजह हो सकते हैं, 3 कारण हो सकते हैं। नागरिकता का परित्याग, वो खुद से परित्याग कर दे, बर्खास्त, टर्मिनेशन, मतलब विदेशी नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है, विदेशी अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब देखते हैं तीसरा कारण, वंचित किए जाने पर, डिप्रीवेशन, मैंने आपको बताया अभी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो गया। भाग 2 समाप्त हो गया। अब स्टार्ट करेंगे भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आप लोगों ने गाना सुना ही होगा ना, जिसका मुझे था इंतजार, अब वो घड़ी आ गई। कोई बात नहीं, अब वो घड़ी आ गई। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार, जिसको बेसब्री से इंतजार था। मौलिक अधिकार, आपका अधिकार क्या है? जैसे आप रोड पे जाते हो, प्रोटेस्ट करते हो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बोलते हो ना, प्रोटेस्ट करते हो ना, वो किस अनुच्छेद में बना है? भाई वो आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि आप आंदोलन कर सकते हो, अपना बात सरकार के सामने रख सकते हो। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यही तो डेफिनेशन है कि जनता का जनता के द्वारा सरकार होना चाहिए, जनता का जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए। और लोकतंत्र में हम अपनी आवाज सरकार के सामने रख सकते हैं। ये भी एक प्रकार से अधिकार है। तो ये अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? यही मैं पढ़ाऊंगा आपको मौलिक अधिकार में। तो जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, तो ये हमारा मूल अधिकार, भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 आता है। मूल अधिकार बोलो या मौलिक अधिकार बोलो, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। तो आई थिंक समय समाप्त हो चुका होगा। तो आज तक इतना ही, मिलते अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। तो मिलेंगे अगले सेशन में।